हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी जो है दिल्ली एसआई और यूपी एसआई और आपका बिहार एसआई, इन सब से संबंधित जो है आपका जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट पे काम कर रहे हैं। यानी कि इससे रिलेटेड जो है आपका 4 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो लोग अपनी तैयारी को बेहतर रंग देना चाहते हैं तो वो इसके पहले जो है प्रैक्टिस सेट जो अपलोड किए जा चुके हैं तो आप लोग उस चारों सेट को ज़रूर देख लें ताकि आपको बेसिक से जो है जानकारी मिल सके। तो यह 5वां प्रैक्टिस सेट है आपका। तो आइए हम लोग जो है अब 5वें सेट के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इस सेट का कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो 4 ऑप्शंस में बताना है कि भारत में जो है कितनी बार जो है आपातकाल लागू हो चुका है। तो दोस्तों भारत में जो है 3 बार आपातकाल अब तक जो है लागू हो चुके हैं। तो भारत में पहला जो आपातकाल है दोस्तों वह 26 अक्टूबर को आपका 1962 को लगा था। यानी चीनी आक्रमण के समय जो है यह पहला आपातकाल लगा था और फिर 1968 को जो है आपको यह आपातकाल हटा लिया गया था। वहीं दूसरी आपातकाल जो है दोस्तों 1971 को यानी 1971 को लगी थी पाकिस्तान के आक्रमण के समय। और तीसरी जो है वह 1975 के द्वारा यानी 1975 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। तो अब तक जो है 3 आपातकाल लग चुके हैं दोस्तों, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद 352 में जो है आपका आपातकाल से संबंधित जो उपबंध दिए गए हैं तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का जो है संविधान के उद्देशिका यानी कि आपका प्रस्तावना में इसका जिक्र नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो जिक्र किया गया है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं भी संविधान के उद्देशिका में जिक्र नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस में बताना है हमें दोस्तों कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति है। तो पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित जो है आपकी समिति बलवंत राय मेहता समिति है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति जो है आपका पंचायती राज से संबंधित जो है समिति है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पर की गई थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केलकर समिति। यानी केलकर समिति के जो है सिफारिश पर ही जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो है गठन किया गया था। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा यानी जोड़ा गया है, यहाँ छूट गया है दोस्तों। जो 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो बहुत सी चीज़ों को जो है जोड़ा गया था। तो उसमें पूछा जा रहा है कि संशोधन में 4 ऑप्शंस में से क्या जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जो है आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया था। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है।
तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो आपका संसदीय प्रक्रिया के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो है दोस्तों महाभियोग लगाकर जो है आपको इसे पदच्युत किया जा सकता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है दोस्तों, इसका जो वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। और यह जो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, यानी उच्च सदन में भी और निम्न सदन में भी। लेकिन राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले जो है इसकी सूचना देनी पड़ती है। तो ये आपका यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि संसदीय प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संघात्मक सरकार होगा दोस्तों। यहाँ संघात्मक इंग्लिश में लिखा गया है। संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक सरकार में क्या होता है दोस्तों? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, या प्रांतों की श्रेष्ठता होता है, या केंद्र और राज्य में समानता, या शक्तियों का एकत्रीकरण। तो क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका संघात्मक सरकार में जो है आपका शक्तियों का एकीकरण होता है, यानी केंद्रीयकरण होता है शक्तियों का, यानी शक्तियाँ जो एक जगह एकत्रित होती है। तो ये संघात्मक सरकार की विशेषता मानी जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। तो ये आपका बिल्कुल कॉमन प्रश्न है, लगभग सभी विद्यार्थी को पता होगा। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है दोस्तों? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव वो है गंगा का डॉल्फिन। तो ये भी कॉमन प्रश्न है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा कि चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिली का चुकीमात का खाना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉपर, यानी कॉपर के लिए जो है चिली का चुकीमात खान जो है प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं कौन इसमें से जुड़ी है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो आपका मेधा पाटेकर जो है दोस्तों, यह जो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय जलवायु से संबंधित जो ENSO क्या है? तो 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि भारतीय जलवायु से जो संबंधित आपका ENSO का क्या अर्थ है? तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय जलवायु से संबंधित जो ENSO है उसका अर्थ होता है एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, यानी इसका बी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या आपका सर्वाधिक है आपका भारत की, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये 2011 की जो जनगणना थी दोस्तों, यह भारत की 15वीं जनगणना थी। और इससे ही जो आपको प्रश्न जोड़ करके पूछा जाता है। और ये जो है प्रथम जो जनगणना है दोस्तों वह 1772 में जो है आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आरंभ हुई थी। और वहीं 1781 में जो है आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है नियमित, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जो आपके जनगणना का नियमितीकरण जो है आपका यहाँ 81 से आरंभ हुआ था। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला
राज्य है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश। यानी पीट मिट्टी जो है आपका उत्तर प्रदेश की नहीं है। बाकी दलदली मिट्टी जो है वह कच्छ के रण की है। नमकीन मिट्टी यह मरुभूमि की है। और लेटेराइट मिट्टी जो है तमिलनाडु की है। बाकी ये जो पीट मिट्टी है इसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है। तो कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है दोस्तों। तो यह जो है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है आपका कांच का गहरा रंग होता है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कि कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण ही जो कांच का रंग जो है गहरा नीला होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कूटपाद से जो है अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी मुख, चर्म और अवशोषण ये जो है गलत हो जाएगा आपका। कूटपाद से जो है वो अपना भोजन ग्रहण करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है। तो सबसे कम प्रदूषण पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह आज के वातावरण के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि CNG से जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है कम प्रदूषण होता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो हाइजेन के द्वारा दिया गया था। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसके द्वारा, तो हाइजेन के द्वारा जो है दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन परजीवी पादप है। तो परजीवी पादप कौन है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो परजीवी पादप जो आपका कसकूटा है, यह जो है आपका परजीवी पादप है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अमलगम क्या है। तो अमलगम क्या है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो अमलगम क्या है, एक तरल पारा मिश्र धातु है। यानी अमलगम क्या है, तो एक तरल पारा मिश्र धातु है। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। DNA में क्या पाया जाता है। तो DNA में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो DNA में जो है आपका केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, तो DNA में जो है आपका क्या पाया जाता है, केंद्रक। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये सूत्र के आधार पर बनने लायक प्रश्न है दोस्तों। इसके सूत्र पर बैठाना होगा। मैं आप लोगों को उत्तर बता देती हूँ। इसका उत्तर आपका हो जाएगा, यानी कि 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 300%। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है। तो दांत के निर्माण में जो है सर्वाधिक कैल्शियम की भूमिका होती है। और कैल्शियम के ही शरीर में कमी हो जाती है जिसके कारण जो दांतों से संबंधित जो समस्याएं लोगों में देखे जाते हैं। तो कैल्शियम की जब प्रचुरता होगी तो दांतों से संबंधित जो रोग है शरीर में वह नहीं होगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी दोस्तों,
तो ऋणात्मक होगी, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ की जो है प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, तो ऋणात्मक होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों, इनमें से कौन जो है टैग पॉलीमर्स एंजाइम का स्रवण करते हैं। तो टैग पॉलीमर्स एंजाइम का स्रवण कौन करते हैं दोस्तों, तो एस्चेरिचिया कोलाई जो है आपका टैग पॉलीमर्स एंजाइम का जो है स्रवण करते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों आप लोगों को यह सेट, अगर अच्छे लगे आप लोगों को तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह के सेट जो है आपको आगे भी मिलते रहे। तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए।